नेक्स्ट जो लिस्ट में रिव्यू करना है वो है ईएमएस। जो ईएमएस है ये एक्चुअली एक मल्टी डिसिप्लिनरी ईपीएस कंपनी है, और वो क्यों मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले डिसिप्लिन इन्वेस्टर के चैनल में हमने कम्युनिटी के टैब में एक पोल पोस्ट किया है, जहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए कितना टाइम हो गया है, 3 महीने, 1 साल, 3 साल या 5 साल। प्लीज इसको जाकर के आप वोट कीजिए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन को मैं यूज करने वाला हूं आगे आने वाले फ्यूचर वीडियो में, जहां पे मैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक न्यू बिगनर हो तो आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो तब आपको किस तरह के मिनिमम एनालिसिस करनी चाहिए। और इसलिए मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको वोट कीजिए। मेरा टारगेट है कि हम यहाँ पे एटलीस्ट 100 वोट्स अचीव करें, ताकि एक प्रॉपर एनालिसिस आउटपुट यहाँ से निकल के आ सके। सो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे तो देखिए मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है ये, तो उसको उसी तरह से आपको यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। उसी तरह से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्मॉल पोर्शन में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अदरवाइज देखा जाए, जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है इसकी वैल्यूएशन। अभी इसका जो स्टॉक का पीई है वो 25 चल रहा है, और जो कि इंडस्ट्री का पीई ऑलमोस्ट 37 है। सो यहाँ पे एक पीई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी दिखती है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। बट अदरवाइज इसके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, आरओसी 30%, आरओई 23%, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इसके नंबर हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 25%। ट्रेंड की बात करें तो ये काफी रीसेंट लिस्टिंग है, राइट। ये कंपनी को अभी लिस्ट हुए आई थिंक सितंबर 23 से लिस्ट हुई है, और तब से कंपनी ने 150% रिटर्न दिए हैं। और ये रिटर्न कुछ भी नहीं है जिसके हिसाब से कंपनी का अभी इस समय पी स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो पी एक टाइम पे जून 24 में 15 का था, वो पीई एक्सपेंशन हुआ है इतना स्ट्रॉन्ग, जो कि इस प्राइस में ऑलमोस्ट 150 का रिटर्न दिया है। अगर इसका हम कंसोलिडेटेड फिगर्स देखें तो देखिए, जो कंपनी है सेल्स ऑलमोस्ट 800 का करी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% का होने की वजह से, और टैक्सेस के बाद आई थिंक नेट प्रॉफिट इसका 150 करोड़ है। सो यहाँ पे जो ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अगर इसके प्रॉफिट्स को देखा जाए तो ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेशन है, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि इसके नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा नहीं है। ग्रोथ एक अच्छी देखी जा रही है, और अभी इसका जो ईपीएस है वो 27 है। सो इसके ईपीएस को अगर हम फ्यूचर देखें कि इसके ईपीएस का क्या फ्यूचर आ रहा है, सो अभी क्योंकि ये न्यू लिस्टिंग है तो इसका फ्यूचर ईपीएस इतना क्लियरली विजिबल नहीं है ट्रेंड लाइन पे, बट हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये जो ईपीएस है ये सेल्स के हिसाब से ग्रो करेगा। सेल्स इसका 34% से ग्रो किया है, और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 47% से ग्रो किया है। और अगर ये सेम रेट पे ग्रो करेगा तो डेफिनेटली ईपीएस भी 27 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50%, यानी कि समवेयर अराउंड 40 के अराउंड इसका ईपीएस आ सकता है, राइट। लेकिन इसके लिए मोर स्टडी करने की जरूरत है, बट फिलहाल के लिए इसकी ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छी दिखती है। और जो कि ईपीएस इसका जब 40 हो जाएगा तब ये स्टॉक का पी और ज्यादा एब्जॉर्ब हो चुका होगा, यानी कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी स्टॉक में दो अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, एक क्या उसमें पी एक्सपेंशन होने की अपॉर्चुनिटी है, दूसरा उसमें ईपीएस एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं। और अगर किसी स्टॉक में ये दोनों चीजें हो रही हैं तो वो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। तो ईएमएस उनमें से एक स्टॉक है जहां पे काफी हाई पॉसिबिलिटी है। अगर इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए, ज्यादा लंबा चार्ट पैटर्न तो नहीं है। मैं वीकली फ्रेम में अगर देखूं तो सितंबर 2023 से ये अभी रिसेंटली अपना एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया है विद ए गुड वॉल्यूम, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन करेगा, और यहां से अभी ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जितना इसकी डेप्थ थी, हो सकता है इतना ही ये यहां से अपना अपसाइड दिखाए, या तो एक बार में एक झटके में दिखाए, या हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक लेके दिखाए। सो यहां से भी अगर देखा जाए तो 20% के अराउंड अभी भी यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो डेफिनेटली इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लगता है, जहां पे 70% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 26% है। सो बट यहाँ पे रिसेंटली एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स कम की है, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी कि इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा कम कर दी है, एंड इसको किसी ने खरीदा नहीं है। ये बेसिकली सारा का सारा शेयर होल्डिंग पब्लिक को गया है। सो ये एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होगी, बट ये अपना एफआईआई का अपना डिसीजन है। लेकिन जो देखा जाए पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा एक पी एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिख रही है। नेक्स्ट जो हमको यहाँ पे कवर करना है वो है रिफेक्स। रिफेक्स इंडस्ट्री एक्चुअली ये एक काफी स्मॉल कैप कंपनी है, और इनका बिजनेस भी काफी ज्यादा वाइड नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग रेफ्रिजरेंट गैस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस फॉर रिस्पॉन्सिबल कोल प्रोक्योरमेंट एंड एश डिस्पोजल। यानी कि ये इनका जो बिजनेस है ये काफी स्मॉल सेगमेंट में है, रेफ्रिजरेंट के गैस, कोल, एश हैंडलिंग और पावर ट्रेडिंग। सो इनका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। अगर इसके जो बाकी के पैरामीटर्स देखें, स्टॉक का पी 26 दिख रहा है अगेंस्ट द इंडस्ट्री पी ऑफ 36, बट इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी क्योंकि छोटी है तो इसको डिटेल में समझेंगे, बट इसके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं 26% आरओसी, आरओई 23% अच्छा लगता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% इज ओके। सो यहाँ पे अगर हम इसका मैक्स चार्ट पैटर्न देखते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो ध्यान में आती है यहाँ पे, जो इसका मैक्स चार्ट पैटर्न देख के जो समझ में आता है वो ये कि देयर इज समथिंग विच हैपेंड इन 2007 एंड 8, जब कंपनी ने काफी अच्छा शेयर ग्रोथ हुई थी, एंड उसके बाद ये काफी टाइम अपना अंडर परफॉर्मेंस किया है, और ₹1 ₹2 का शेयर रहा है ये 2014, 17, 18 में। और तब से अगर ये शेयर ने अपने
प्रीवियस हाई को ब्रेक करके उससे भी डबल गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरी होगी जो कि बिजनेस टर्न अराउंड स्टोरी होगी। तो इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। और ये जो टर्न अराउंड स्टोरी होती है, इसकी कॉन्सेप्ट की मैंने बात करी है प्राज इंडस्ट्री के वीडियो में। सो आप इस वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा कि ये जो इस तरह से कोई शेयर होते हैं जो पहले बहुत हाई बनाते हैं एंड देन वो वापस से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हैं, तो इसके लिए उनके पास एक काफी स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उतना डीप स्टडी करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या फंडामेंटल चेंज हुआ है बिजनेस में जिसकी वजह से इतनी रैली आई है। बट अदरवाइज देखा जाए तो जितनी रैली आनी थी, यानी कि आई थिंक जो 58 का शेयर है वो ब्रेक करके ऑलमोस्ट अभी 200 हो गया, यानी कि उसने जितना ब्रेक करके अपने टारगेट अचीव करने थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कर लिए हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। अब अगर हम इसके रिजल्ट को एनालाइज करें तो इनका ईपीएस जो हुआ है वो रिसेंटली पिछले 3 सालों में ही 3 का 10, 10 का 8 हुआ है। सो इसके पहले जो इसके ईपीएस थे वो काफी कम हुआ करते थे, राइट। सो ईपीएस में जो सडन चेंज आया है ईयर 2023 में, ये कितना सस्टेनेबल होगा ये जानने वाली बात होगी। बिकॉज अगर ये आगे जाकर के 10 का ईपीएस नहीं मेंटेन करता, या एक्चुअली ईपीएस को तो ग्रो करना चाहिए 10 का 15, 15 का 20, अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो चैलेंजिंग होगा। सो यहाँ पे देखा जाए तो पिछले साल के कंपेयर में ऑलरेडी इसने अंडर परफॉर्म किया है। -20 का इसका ईपीएस नेगेटिव ग्रोथ है। और यहाँ देखा जाए तो जो स्टॉक का कैगर है वो 93% है। ये बिल्कुल मिसमैच है, जो कि प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हुई है और शेयर का प्राइस 100% करीब भागा हुआ है। सो ये एक मिसमैच लगता है, जो कि सेल्स के साथ भी, यहाँ पे सेल्स भी नेगेटिव है, तो सेल्स भी नेगेटिव है, प्रॉफिट भी नेगेटिव है और शेयर का प्राइस ऊपर भाग रहा है, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है और थोड़ा सा कंसर्निंग है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर देखें तो यस, यहाँ पे जो अभी फिलहाल ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं, बेसिकली जो टर्न अराउंड हुआ था उसकी वजह से बने हैं, तो ये इस समय काफी ओवर वैल्यूड तो लग रहा है। एंड अगर हम इसका पीई को देखें, जो कि हम मिस कर दिया देखना, बट इसका जो मीडियन पीई हुआ करता था वो 10 होता था, ठीक है। और अगर हम बात करें रिसेंट पिछले 3 सालों में भी, 3 सालों में भी इसका मीडियन पीई 11 होना चाहिए। सो 11 के मीडियन पीई के अगेंस्ट 26 का पीई खड़ा है, यानी कि डेफिनेटली या तो इसको अपने ईपीएस को डबल करके दिखाना पड़ेगा, जो इसका 8 का या 10 का ईपीएस है वो 20 आना चाहिए, तब जाकर के ये प्राइस जस्टिफाई होगा। और अगर नहीं आता है तो ये प्राइस डेफिनेटली स्ट्रगल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रैक करने वाली बात होगी आने वाले रिजल्ट्स में, सो ये जो ईपीएस है 8 का, अगले साल तक 16 होना चाहिए। और 16 होने के लिए इसको एवरी क्वार्टर में एटलीस्ट 2 या 3 ईपीएस पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 8 का 10, 10 का 12, 12 को 14, इस तरह से अगर ईपीएस ग्रोथ होगा हर क्वार्टर में, तब जाकर के ये प्राइस जस्टिफाई होगा। अदरवाइज ये जो प्राइस है ये स्ट्रगल करेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कवर करना है आयन एक्सचेंज। सो आयन एक्सचेंज एक्चुअली एक कह सकते हैं वाइड रेंज के सॉल्यूशन अक्रॉस वाटर साइकिल एंड प्री ट्रीटमेंट टू प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकल, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि ये वाटर और उसके वाटर ट्रीटमेंट के अराउंड ये कंपनी काम करती है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक का पी 50 है और इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी स्ट्रॉन्ग है, ROC 27, ROE 21, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10-11% विच इज ओके। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसके स्टॉक के पी को इंडस्ट्री के पी के साथ, 49 का पी अगेंस्ट 44, रिलेटिवली इट इज फाइन। अब अगर हम मैक्स चार्ट देखें तो यहाँ पे भी काफी एक हिस्टोरिकल चेंज यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। जो कह सकते हैं कि शेयर इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करता था पहले, वो पिछले 5 सालों में 73 का शेयर ऑलमोस्ट 700, 650 हो रखा है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 गुना शेयर हो चुका है। रिजल्ट को अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ हो रही है वो कंपनी की 17% से पास्ट 3 ईयर्स हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% हुआ है और स्टॉक का प्राइस 40% ऊपर है। यहाँ पे एक अगेन कह सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस जो है वो रिलेटिवली अपने प्रॉफिट से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 18% है, प्रॉफिट जो है वो 0% हुआ है। क्यों हुआ है इसके पीछे रीजन समझना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स में तो ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट में ग्रोथ क्यों नहीं हुई। बट जो स्टॉक का कैगर है वो 34% से ग्रो किया है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुई है और प्राइस में ऑलरेडी वो नंबर आ चुके हैं। सो ये जो प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं हुई है इसको कैच करना पड़ेगा कि जो 13 का ईपीएस है वो अभी भी पिछले 2 साल से 13 का ईपीएस रहा है, ऐसा क्यों। सेल्स जो है वो तो ग्रो किया है, प्रॉफिट जो है वो 258 का 272 हुआ है, ये भी ग्रो हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, राइट, 13-12% है, तो यहाँ भी कोई डेंट नहीं है। सो ऐसी क्या रीजन रही है जिसकी वजह से इसने ईपीएस नहीं बनाया। सो एक चीज जो यहाँ पे नोटिस हो रही है वो है डिप्रिशिएशन लाइन आइटम, क्योंकि यहाँ पे जो इनके डिप्रिशिएशन लाइन आइटम है वो 36 करोड़ है, एज कम्पेयर टू हिस्ट्री ये काफी बड़ा नंबर है। एंड इसकी वजह से ऑलमोस्ट कह सकते हैं 7-8 करोड़ का इम्पैक्ट आ रहा है। वो 7-8 करोड़ यहाँ पे ऐड होने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे डिप्रिशिएशन में कवर हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक चैलेंज दिख रहा है। इसको स्टडी करना पड़ेगा कि ऐसा यहाँ पे क्या डिप्रिशिएशन अमाउंट इन्होंने ऐड किया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो यस, जो भी इनका सेल्स ग्रोथ हुई है और जो भी इनकी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है वो ऑलरेडी प्राइस में एब्जॉर्ब्ड है। सो फ्यूचर यहाँ से उतना ज्यादा और ग्लोरी नहीं दिखेगा। इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पाओगे कि प्रमोटर 26% है एंड DII FII 6% के अराउंड, DII 12% एंड पब्लिक 40% एंड अदर्स यहाँ पे एक सेगमेंट है जो कि 16% का है। सो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्टेबल दिख रहा है। बट यहाँ पे तो FII की ग्रोथ देखी गई है। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो FII कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपने शेयर्स बढ़ा रहा है। सो ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है और इसकी वजह से आप इसको और फर्दर स्टडी कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे हाईली रिकमेंडेड इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो स्टॉक का पी है 49 वो अपने मीडियन पी 23 के अगेंस्ट ज्यादा दिख रहा है।
ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे तो बाइंग करना जस्टिफाइड नहीं रहेगा। एक थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट अगर मिलता तो काफी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट शेयर IRFC के बारे में, बट थैंक्स आपने ये जो IRFC है इसको लास्ट में रखा, बिकॉज इसमें काफी इंटरेस्टिंग पॉइंटर होंगे बात करने के लिए। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये अगेन एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि रेलवे को लोन देती है रेलवे के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए, इसलिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 100% के करीब करीब दिखेगा। ROC ROE इट्स ओके बिकॉज ये एक फाइनेंसिंग ग्रुप है और इनका कस्टमर भी सिर्फ रेलवेज है, तो इसलिए ये नंबर्स काफी कंफर्टेबल है। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 38 है, ठीक है, इंडस्ट्री के अगेंस्ट 30 के अगेंस्ट। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगी देखने के लिए जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। स्टॉक का जो पी अभी फिलहाल 38 आज दिख रहा है, ये एक टाइम पे जब इसका IPO आया था तब ये PE 4, 5, 6 का हुआ करता था। ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह पीई के एक्सपेंशन होने से शेयर के प्राइस में हमें फायदा मिलता है। अगर कोई भी इस शेयर की वैल्यू को आई थिंक 2022 नवंबर 22 दिसंबर 22 के टाइम पे पकड़ता, तब ये स्टॉक का पीई 5 या 6 चल रहा था, और तब से स्टॉक में देखिए EPS ग्रोथ कुछ खास नहीं हुई है। उस समय EPS भी देखिए 4 के अराउंड था, 5 के अराउंड था, और अभी भी जो इसका EPS है 4.5 है। सो ये एक ऐसा बेस्ट एग्जांपल है जहां पे EPS में ग्रोथ ना के बराबर हुई है, लेकिन जो PE है वो एक्सपैंड हुआ है। 6 का PE मल्टीपल एक्सपैंड होकर के 35, 38 तक गया है। तो यहाँ पे जो PE एक्सपेंशन हुआ है यही एक बड़ा रीजन है जो शेयर का जो प्राइस है वो 24 से ऑलमोस्ट अभी 200 के अराउंड टच हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, सेम चीज आपको दिखेगी कि प्रॉफिट में कुछ ग्रोथ नहीं हुई है, जैसा कि मैंने बोला, राइट। पिछले 3 सालों से 4 के EPS के अराउंड ही है शेयर, और उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं हुई है। स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 460% ग्रो कर चुका है। जितनी भी ग्रोथ आनी थी वो PE एक्सपेंशन से आनी थी, ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब अगर हम इसके फ्यूचर को एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो अगर ये एज्यूम कीजिए कि रेलवे आने वाले बजट में कुछ ज्यादा फंडिंग भी आ जाती है और लेट से वो काफी ज्यादा रेलवे में प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन होते हैं, तो भी जो सेल्स ग्रोथ है अगर वो डबल भी हो जाता है, यहाँ से 12% का सेल्स ग्रोथ 24 भी हो जाता है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर इसका जो अभी 5 का EPS है वो डबल होकर के 10 का भी हो जाता है, तो भी इसका PE काफी कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से फर्दर EPS एक्सपेंशन का इंपैक्ट ज्यादा दिखेगा नहीं, ये मेरा मानना है, राइट। और यहाँ पे जो सेम चीज आपको यहाँ पे RSI में भी दिखेगी। इसका RSI जो अभी कुछ 4 महीना 5 महीना पहले जब एक काफी अच्छी रैली आई थी, 94 के RSI को टच किया था, और अभी फिलहाल 80 का RSI चल रहा है। मे भी शायद एक और थोड़ा सा यहाँ पे एक रैली जैसा कुछ आए। ये काफी रन दे चुका है, और यहाँ पे एक बल्क इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली सजेस्टेड नहीं रहेगा। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो कंटिन्यू कीजिए रैली, आई थिंक एंजॉय किया जा सकता है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे अलार्मिंग साउंड के साथ बताना चाहूंगा, प्रमोटर होल्डिंग अभी इसकी 86% है, और आपको शायद पता हो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाला एक PSU है, ठीक है। यहाँ पे इसकी 86% की होल्डिंग है, और इस स्टॉक को लिस्ट हुए ऑलमोस्ट 3 साल से भी ज्यादा हो गया है। जनवरी 2021 में हुआ था, ये ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा हो चुका है। अब सेबी के रूल के अकॉर्डिंगली इनको अपने शेयर्स को कम करना पड़ेगा लेस देन 75%, यानी कि प्रमोटर अभी यहाँ पे सेलिंग करेगा कम से कम 11-12% शेयर्स की। OFS ऑफर फॉर सेल यहाँ पे आने वाला है, कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कल भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी आ सकता है, और जब आएगा बहुत ज्यादा यानी कि 12% शेयर्स यहाँ पे सेल होंगे। काफी कम चांसेस है कि कोई FII और DII आके इस वैल्यूएशन पे IRFC को खरीदे। अगर कुछ बहुत हैवी डिस्काउंट मिलता है, यानी कि जब OFS आता है, तो ये जो प्राइस है ये यहाँ से काफी नीचे डिस्काउंट पॉइंट हो सकता है, 170 या 160 रुपीज पे इसको OFS आए और 11-12% अपने शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर कट करे, तो तब वो एक अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे एंट्री करने की, अगर आपको IRFC में इंटरेस्ट है। बट अदरवाइज देखा जाए तो ये एक काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी ऐसा भी हो सकता है IRFC जो अभी 188 रुपीज पे है, ये अभी और यहाँ से रैली करके 200 तक जाए और तब एक OFS आए, और तब हो सकता है जो डिस्काउंटेड प्राइस हो वो 15% या 20% नीचे मिले, यानी कि हो सकता है 170 या 160 रुपीज तक के भी OFS हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली बात होगी। अगर आप काफी हैवी होल्डिंग रख रहे हैं तो आप एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हो, बट अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं रहेगा। वेट करिए OFS के आने का। OFS जब आएगा तो डेफिनेटली आपको ये जो शेयर है एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। अगर आप में से कोई भी जो सुन रहा है और अगर आपको इसी तरह की कोई लिस्ट भेजनी है तो इस कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पुट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा इसको क्विक रिव्यू करने का, बट लिस्ट थोड़ी छोटी रखिए करिए, क्योंकि 10 शेयर्स इतने लंबे लिस्ट बनाने में लंबे वीडियोज भी बनते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।